इतिहास के सबसे विवादित नामों में से एक है दामोदर दास सावरकर यानी बीडी सावरकर। वे एक ऐसा चेहरा है जिन्हें कोई हीरो तो कोई विलेन मानता हो। कोई उन्हें वीर कहता तो वहीं कुछ लोग सावरकर को अंग्रेजों से माफ़ीनामा मांगने के लिए उन्हें कायर कहता। दोस्तों, ऐसी क्या बात है कि सावरकर की मृत्यु के 57 साल के बाद भी उनके नाम के जिक्र से हमारे जहन में सवालों के बाढ़ सी आ जाती है। क्या वीर सावरकर सच में वीर थे? अगर वीर थे तो क्यों उन्होंने अंग्रेजों को अपना माफ़ीनामा दिया? फादर ऑफ हिंदुत्व कहलाने वाले और हिंदुत्व के लिए काम करने वाले सावरकर आखिर क्यों खुद को एक एथिस्ट यानी नास्तिक का दर्जा दिया? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो पे आखिर तक बने रहें। जय हिंद दोस्तों, मैं शरत और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल HSB। तो आज का टॉपिक है हु वाज वीर सावरकर। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को नासिक के भगूर गांव में हुआ। उनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था। उनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर, जो कि गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्तियों में जाने जाते थे, तथा उनकी माता का नाम राधाबाई सावरकर था। बेहद कम उम्र में ही सावरकर ने अपने माता पिता को खो दिया, जिस कारण सावरकर कम उम्र में ही समझ गए थे कि उनका जीवन आसान नहीं रहने वाला है। उनके भाई बहन गणेश, मैनाबाई और नारायण थे। सावरकर अपने बड़े भाई गणेश से बेहद प्रभावित थे, जिन्होंने उनके जीवन में प्रभावशाली भूमिका निभाई। वीर सावरकर ने शिवाजी हाई स्कूल नासिक से 1901 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। बचपन से ही उन्हें किताबों से बहुत लगाव था, जिस वजह से उन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी। किताबों के साथ साथ उन्हें राजनीतिक में भी काफ़ी दिलचस्पी थी। जब सावरकर के अपने ही गांव में हिंदू मुस्लिम दंगों के दौरान घायल हिंदू का नेतृत्व खुद सावरकर कर रहे थे। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने सावरकर को वीर कहकर बुलाना शुरू कर दिया। फिर साल 1901 में वीर सावरकर ने रामचंद्र चिपलूनकर की बेटी यमुनाबाई से विवाह किया। वीर सावरकर अपना पढ़ाई जारी रखना चाह रहे थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वे अपने पढ़ाई जारी करने में असमर्थ दिख रहे थे। तभी उनके पत्नी ने यहाँ पे उनका सहयोग किया और अपने पिता से कहकर उनका एडमिशन फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में करवाया, जहाँ पे उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई पूरी की। कॉलेज में कदम रखते ही सावरकर पॉलिटिक्स में सक्रिय हो गए। अपने भाई गणेश के साथ मिलकर उन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज में आज़ादी के वास्ते उन्होंने एक गुप्त सोसाइटी बनाई थी, जो मित्र मेला के नाम से जानी गई, जो बाद में अभिनव भारती नाम से जाना गया, जिसका उद्देश्य था कि आवश्यकता पड़ने पर बल प्रयोग द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करना। वीर सावरकर के नेतृत्व में अभिनव भारतीय सोसाइटी के छात्रों ने तेजी से ब्रिटिशर के खिलाफ लिखना शुरू किया। साथ ही वीर सावरकर देश के अलग अलग हिस्सों में जाने लगे और अंग्रेजों के खिलाफ भाषण देने लगे। इन सब हरकतों के कारण वीर सावरकर को फर्ग्यूसन कॉलेज से निकाल दिया गया। इसके बाद उनका मदद स्वामी कृष्ण वर्मा ने किया। उन्होंने वीर सावरकर को स्कॉलर प्रोवाइड कराई, जिस कारण उनका दाखिला ग्रेस लॉ यूनिवर्सिटी लंदन में हो गया। वकालत की पढ़ाई करने के लिए वे 3 जुलाई 1906 को लंदन चले गए और इंडिया हाउस में शरण ली। यह उत्तरी लंदन में एक छात्र निवास था, लेकिन यहाँ भी अपने देश की आज़ादी की तमन्ना उनके दिलो दिमाग में घूमती रही। लंदन में वीर सावरकर ने अपने सभी भारतीय छात्रों को आज़ादी के लिए प्रेरित किया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए एक संगठन फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन किया। वहीं भारत में गणेश दामोदर को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ATM जैक्सन के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें 8 जून 1909 को गणेश दामोदर को काले पानी की सज़ा सुनाई जाती है। वीर सावरकर इस दौरान लंदन में थे और गणेश दामोदर जेल जा चुके थे। ऐसे में अभिनव भारत समाज के दोनों फाउंडर ना होने के कारण यह संगठन अधूरी सी हो गई थी। इसी बीच एक नाम उभर कर सामने आया, अनंत कन्हरे, जो कि अभिनव भारत के ही एक सदस्य थे और गणेश दामोदर के काले पानी की सज़ा से वे आहत थे, जिस कारण अनंत कन्हरे ने 21 दिसंबर 1909 को ATM जैक्सन को गोली मार दी। ब्रिटिशर ने अनंत कन्हरे के साथियों से कुछ लेटर बरामद किए, जो वीर सावरकर ने भेजे थे, और जांच पड़ताल के बाद ब्रिटिशर को पता चला कि जिस रिवॉल्वर से ATM जैक्सन को मारा गया था, वो रिवॉल्वर सावरकर ने इंग्लैंड से इंडिया सप्लाई की थी, जिस कारण 13 मार्च 1910 को उन्हें लंदन से गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमे के लिए भारत भेज दिया गया। हालांकि जब उन्हें ले जाने वाले जहाज फ्रांस पहुंचा तो सावरकर वहां से फरार हो गए। फ्रांसीसी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
फिर आखिरकार उसे भारत लाया गया। 4 जुलाई 1911 को इंडियन काउंसिल ने 28 साल के सावरकर को सेक्शन 121A IPC के तहत उन्हें काले पानी की सज़ा सुनाई और सेलुलर जेल अंडमान भेज दिया गया। दोस्तों, सावरकर ने आज़ादी के लिए पॉलिटिक्स के साथ साथ कलम का भी बखूबी इस्तेमाल किया। उन्होंने 1857 के विद्रोह के गुरिल्ला युद्ध के बारे में उन्होंने इतना गहरा विचार किया कि उस युद्ध पर एक किताब लिख डाली। उस किताब का नाम था द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस। उनकी इस किताब को देखकर अंग्रेजी सरकार के बीच खलबली मच गई, इसलिए अंग्रेजी सरकार ने इस किताब पर प्रतिबंध लगा दिया। सावरकर ने जेल से ही करीबन 7000 कविताएं भारत माँ के लिए बनाई और ये प्रमाण था उस शख्स की अटूट देशभक्ति का, उसके हार न मानने वाली आत्मशक्ति का। लेकिन सेलुलर जेल से सावरकर द्वारा लिखे माफ़ीनामा आज भी क्रांतिकारी के दामन पर एक काले दाग का काम कर रही है। दोस्तों, सावरकर ने काले पानी से आज़ादी के लिए पहला माफ़ीनामा 29 अगस्त 1911 को दिया था, जिसे ब्रिटिशर ने खारिज कर दिया था। इसके बाद 14 नवंबर 1913 को सावरकर ने दूसरा माफ़ीनामा दिया, जिसमें लिखा था यदि उन्हें छोड़ दिया जाए तो वे भारत के आज़ादी संग्राम आंदोलन से अलग हो जाएंगे और ब्रिटिश सरकार के प्रति एकदम बेफादार हो जाएंगे, बस उन्हें यहाँ से बाहर निकाला जाए। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सावरकर के इस माफ़ीनामा को भी खारिज कर दिया। सावरकर ने 1917 में तीसरा माफ़ीनामा लिखा, लेकिन एक बार फिर से अंग्रेजी हुकूमत द्वारा इस माफ़ीनामा को खारिज कर दिया जाता है। लेकिन सावरकर ने हार नहीं मानी और फिर से एक और माफ़ीनामा लिखी 1920 में, और आखिरकार अंग्रेजी हुकूमत ने 1921 में अंडमान जेल से रत्नागिरी जेल में सावरकर को शिफ्ट कर दिया। लेकिन कुछ शर्तों पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सावरकर से एक डिक्लेरेशन साइन करवाया, जिसमें लिखा था सावरकर भारत पे ब्रिटिश रूल को अच्छा मानते हैं, और यही डिक्लेरेशन बना सावरकर का आज़ादी और बदनामी दोनों का वजह। दोस्तों, अगर बात की जाए माफ़ीनामा के कारण के बारे में, तो एक कारण था काले पानी का माहौल। यहाँ की सज़ा शुरू से ही क्रूरतापूर्वक रही है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि वहाँ पर हर महीने 3 या 4 कैदियों को फांसी दी जाती थी। फांसी देने का स्थान उनके कमरे के बिल्कुल नीचे था। हो सकता है इसका सावरकर पर असर पड़ता हो, और तो और वहाँ पे कैदियों को कुनैन पीने के लिए भी मजबूर किया जाता था। इससे उन्हें चक्कर आता था, कुछ लोग तो उल्टियाँ भी कर देते थे। इस कारण कैदियों को इस कारण बहुत दर्द का सामना करना पड़ता था, और हो सकता है ये सभी चीज़ सावरकर के साथ भी हुआ हो। कुछ इतिहासकारक का यह भी कहना है कि सावरकर वाज द ओनली पर्सन हु न्यू द वैल्यू ऑफ हिज लाइफ एंड टाइम। इसी के चलते उन्होंने यह माफ़ीनामा लिखा था। उन्हें पता था कि वे अपने देश और अपने समाज के लिए 50 साल जेल में कैद रहकर कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, बस इसीलिए वे किसी तरह जेल से बाहर आना चाहते थे। और कारण है जिससे सावरकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, वे है उनके हिंदुत्व विचारधारा। अंडमान से वापस आने के बाद सावरकर ने एक पुस्तक लिखी, हिंदुत्व हु इज़ हिंदू, जिसमें उन्होंने पहली बार हिंदुत्व को एक राजनीतिक विचारधारा के तौर पर इस्तेमाल किया। इस किताब में सावरकर ने हिंदू शब्द का डेफिनेशन बताया है कि हर वो इंसान जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ हो वो हिंदू है। सावरकर ने अपने हिंदुत्व के 3 पिलर्स बताए हैं, एक देश, एक संस्कृति और एक जाति। सावरकर का मानना था कि जिस प्रकार देवप्रयाग, अलकानंदा और भागीरथी नदी के संगम से गंगा नदी का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार जैन, बुद्धिस्ट, सिख भी हिंदुत्व के ब्रांचेस हैं जो कॉमन ब्लड शेयर करती है। इसी के साथ सावरकर सोचते थे कि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान इसलिए रखा गया क्योंकि ये हिंदुत्व का स्थान है और यही हमारी जन्मभूमि और कर्मभूमि है। इसे सावरकर अखंड भारत के रूप में देखा करते थे। अपने मृत्यु से 2 साल पहले यानी 1964 में सावरकर ने आत्महत्या या आत्मसमर्पण नाम का एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने अपने इच्छा मृत्यु की बात कही थी। वह फरवरी 1966 में व्रत करने लगे थे। इस दौरान सावरकर ने दवाइयाँ खाना भी बंद कर दिया था। वह ना ही खाना खा रहे थे और ना ही पानी पी रहे थे, जिस कारण 26 जनवरी 1966 को उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, ऐसे इंसान को आप फ्रीडम फाइटर कहेंगे या फिर बुज़दिल, वीर कहेंगे या फिर कायर, ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल HSB को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।